हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीट सबोट। सो आज से जो है हम क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 11th के बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड यानी जीवित जगत, इसका जो है हम इसको आज हम पढ़ेंगे। द लिविंग वर्ल्ड, तो ये उतना बहुत ज़्यादा टफ ये चैप्टर नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है। और इससे जो है कई बार जो है इससे क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में कई बार आए हैं। मैक्सिमम जो है एक से दो क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आते हैं, द लिविंग वर्ल्ड से। तो ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मतलब कैसे हम लोग इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। क्या कोई ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत होते हैं लिविंग्स के, लेकिन हम कैरेक्टरिस्टिक्स को उसका डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते। तो किसी भी लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग फीचर क्या हो सकता है, वो जो है हम स्टार्ट करते हैं देखना इस चैप्टर में। तो प्रॉपर्टीज सबसे पहले हम पे बता रहा है लिविंग वर्ल्ड का ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। अब ग्रोथ जो है दो टाइप्स के होता है। ग्रोथ एक तो हो सकता है कि मास में इंक्रीजमेंट हो, तो मास में इंक्रीजमेंट तो नॉन लिविंग में भी होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते लिविंग बीइंग का, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होता है। कैसे नॉन लिविंग में होता है? तो जैसे मान लीजिए आप देख लीजिए कोई कोई रेत का टीला है, रेत का कोई टीला है, और इस पे जो है और भी रेत आके इस पे गिर रहे हैं, तो इस पे और पार्टिकल्स इकट्ठा हो रहे हैं और ये रेत का टीला बड़ा होता जा रहा है। तो यहाँ पे भी एक तरह से इसका भी ग्रोथ हो रहा है मास के सेंस में अगर हम देखें तो अगर मास में इंक्रीजमेंट हो या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में जो है इंक्रीजमेंट हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, तो यही हमारा ग्रोथ कहलाता है। तो ये ग्रोथ के दो कैरेक्टर्स हैं, या तो मास में इंक्रीजमेंट हो या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में इंक्रीजमेंट हो। फिर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताया हुआ है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द सेम थिंग्स। कोई भी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लैमिडोमोनास हो गया, तो इन सब में हम क्या देखेंगे कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हम डिफरेंस नहीं पता कर सकते। मतलब अगर हम माइक्रोस्कोप से किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं तो हम ये नहीं बता सकते कि उसमें ग्रोथ हो रहा है या रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि दोनों जो है लगभग सेम ही तरह से होते हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जैसे इफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस देन ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। मतलब अगर किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है तो ग्रोथ भी उसमें होता है, और इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल सेम ही वो दिखते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो सेल डिवीजन से होता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ईजिली हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में जो है डिफरेंस जो है पता कर सकते हैं। अब ग्रोथ इन प्लांट्स और ग्रोथ इन एनिमल्स देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो इन प्लांट सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ। तो प्लांट में ऐसा नहीं है कि प्लांट में ग्रोथ हुआ और फिर कुछ लिमिटेड टाइम के बाद जो है वो रुक गया, ऐसा नहीं है। प्लांट जब तक वो प्लांट लिविंग है तब तक उसमें ग्रोथ होता रहता है। जब तक वो पेड़ जमीन पर गड़ा हुआ है तब तक उसमें ग्रोथ होते रहेगा। मतलब उसमें जो है अगर आपने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा होगा तो टिश्यूज़ पढ़े थे हमने, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज़ पढ़े थे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होता है? ऐसे टिश्यूज जिनमें निरंतर उसमें जो है ग्रोथ होता रहता है, मतलब इसमें सेल डिवीजन हमेशा होता रहता है और इसमें ग्रोथ भी हमेशा होता रहता है। तो प्लांट्स में यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए प्लांट में क्या होता है, प्लांट सेल्स में ग्रोथ लाइफ टाइम होते रहता है। जबकि एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स में किसी एक सर्टेन एज तक, एक निश्चित अवस्था तक, एक निश्चित उम्र तक की ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। दैट इज सेल डिवीजन अकर बट ओनली फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट टिश्यू। अब ऐसा नहीं है कि मतलब देखिए क्या है, ह्यूमन बींग्स जैसे आप अपना एग्जाम्पल ले लिए, तो 25 साल तक, 30 साल तक, 20, ऐसे तो मैक्सिमम यही है 20-22 साल तक कि 20-22 साल तक ग्रोथ होती है। उसके बाद हाइट आपकी इंक्रीजमेंट रुक जाती है, नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हम लोग बस हाइट मतलब ग्रोथ रुक रही है, यहाँ वहाँ पे सेल डिवीजन नहीं रुक रहा है। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए अगर आप 40 साल का भी कोई व्यक्ति है तो उसका भी अगर हाथ कटता है तो वहाँ पे न्यू जो है सेल्स आते हैं। तो न्यू सेल्स ग्रो कैसे करते हैं? न्यू सेल ग्रो तो हमेशा सेल डिवीजन से ही करते हैं। ये विर्को नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि सेल रीग्रोथ बाय द सेल डिवीजन इन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो सेल डिवीजन ऐसा नहीं है कि सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है, सेल डिवीजन होता रहता है जब जरूरत होती है तो। लेकिन जो ग्रोथ होता है वो एक निश्चित एज तक होता है एनिमल्स में, क्योंकि हमारे में जो है परमानेंट टिश्यू होते हैं, हमारे में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ज़्यादा नहीं होता है। अब देखते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं।
तो इन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रोथ टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो अब ग्रोथ भी जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो जो ग्रोथ जो है किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर, उसके बॉडी पार्ट्स में जो ग्रोथ होता है अंदर, तो उसे जो है हम इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं, बॉडी के इनसाइड में जो ग्रोथ होता है। जबकि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है, बॉडी के बाहर जो ग्रोथ होता है वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। जैसे कि हमने वो सैंड ड्यून का एग्जांपल लिया था, रेत का टीला, तो उस पर जो है सैंड पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते जा रहे थे, इकट्ठे होते जा रहे थे, तो उसके बाहर ना एक्यूमुलेट हो रहे थे, तो बाहर से उसका ग्रोथ हो रहा था, तो वो हमारा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। कि इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ टेक प्लेस फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के ऊपर ग्रोथ होता है, उसे हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में। तो ग्रोथ इसलिए हम कह सकते हैं कि डिफाइनिंग फीचर नहीं है, कि हम मतलब अगर किसी चीज़ में ग्रोथ हो रहा है तो हम ये देख के ये बता नहीं सकते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि वो लिविंग में भी ग्रोथ होता है और नॉन लिविंग में भी होता है। तो हमें कोई ऐसा कैरेक्टर ढूंढना होगा जो सिर्फ लिविंग में होता है, ना कि नॉन लिविंग में, तो उसी को हम डिफाइनिंग फीचर बता पाएंगे कि वो लिविंग का है। अब आगे जब हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो हमें जो है धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा कि क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है। इंट्रिंसिक ग्रोथ कैन बी टेकन एज डिफरेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंट्रिंसिक ग्रोथ को जो है हम डिफिनेटिव फीचर बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि उसमें अंदर से अगर उसके बॉडी के इनसाइड में ग्रोथ हो रहा है तो। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक माउंटेन बाउल्डर्स एंड सैंड माउंट्स। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में बेसिकली क्या, उसमें सेल डिवीजन से ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है पार्टिकल्स का। जैसे कि मान लीजिए हम हिमालय का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर आप जनरल नॉलेज पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि पता चला कि इस टाइम जो है हिमालय का जो है वो लेंथ है, वो हाइट है उसका जो है x मीटर है। फिर कुछ सालों बाद ऐसे हमें न्यूज़ में देखने को आता है कि हिमालय की हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर ऊंची हो गई है, 2 सेंटीमीटर बढ़ गई है। तो कैसे हुआ, वो है तो रॉक है, वो है तो नॉन लिविंग, लेकिन उसमें ग्रोथ हुआ तभी तो उसकी हाइट बढ़ी। तो उसकी हाइट क्यों बढ़ी, क्योंकि उस पर एक्यूमुलेशन हो रहा है पार्टिकल्स का। तो जो एक्यूमुलेशन होता है मटेरियल्स का नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के सरफेस पर, उसे हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं। जैसे कि माउंटेन्स हो गए, बाउलर्स हो गए, बड़े बड़े चट्टान, और सैंड माउंट्स यानी रेत के टीले। फिर हम आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। In vitro lab, one can easily observe cell division by counting number of the cell under microscope. विट्रो यानी लैब में जो है हम, विट्रो यानी एक ग्लास ऐसे बीकर टाइप इसको हम बोलते हैं विट्रो, तो इसमें हम इजीली ऑब्जर्व, कोई भी इजीली ऑब्जर्व कर सकता है माइक्रोस्कोप की मदद से कि सेल डिवीजन जो है कैसे होता है। उसमें सेल के जैसे जो है सेल के नंबर्स को काउंट करके हम देख सकते हैं कैसे सेल डिवीजन से करके जो है सेल डिवीजन हो के जो है किसी भी पार्ट पे जो है वो ग्रोथ होता है। इन द हायर एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट। जो हायर एनिमल्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, बड़े बड़े एनिमल जैसे एलिफेंट हो गया, ह्यूमंस हो गया, डॉग, काउ, ये सब बहुत सारे हायर एनिमल्स में और हायर में प्लांट्स में जो है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, यानी एक निश्चित अवस्था पर ये होते हैं। और ये दोनों जो है अलग अलग, हम उसमें ईजिली ऑब्जर्वेशन से हम बता सकते हैं कि ये ग्रोथ है और ये रिप्रोडक्शन है। जबकि यूनिसेलुलर में ऐसा नहीं है, वहाँ पे हम क्या, वहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बिल्कुल जो है एकदम जो है एक्सट्रीमली सिमिलर होते हैं, वहाँ पे जो है इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। फिर तो ग्रोथ को तो हम नहीं बता सकते, किसी में ग्रोथ हो रहा है तो ये देख के हम नहीं बता सकते कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि ग्रोथ जो है वो लिविंग में भी हो रहा है, नॉन लिविंग में भी हो रहा है। तो एक कैरेक्टर हम बता सकते हैं कि ये इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो एक कैरेक्टर है एक लिविंग का, मतलब लिविंग है तो उसमें ग्रोथ होगा, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो है अगर कुछ किसी भी चीज़ में ग्रोथ हो रहा है तो वो लिविंग है। क्योंकि एग्जांपल हमने देखा माउंटेन का, उसकी हाइट बढ़ी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो लिविंग है, वो है नॉन लिविंग है, तो ग्रोथ यहाँ पे डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। फिर सेकंड हम देखते हैं, सेकंड क्या है हमारा, रिप्रोडक्शन। क्या रिप्रोडक्शन से हम बता सकते हैं कि किसी में अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो लिविंग है और नहीं रिप्रोडक्शन हो रहा है तो नॉन लिविंग है? चलिए देखते हैं। तो प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स प्रोजनिंग फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज अ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है कि वो ऐसे एक प्रोसेस है जिससे कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने प्रोजनी को प्रोड्यूस करता है। अब किस लिए अपने प्रोजनी को प्रोड्यूस करता है? तो अपने ही प्रकार के जीवों का, अपने ही प्रकार के स्पेसीज की लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए, कि उनका अस्तित्व इस पृथ्वी पर बना रहे, इस प्रक्रिया को ही जो हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स प्रोजनी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। तो अब देखिए रिप्रोडक्शन जो है ये भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल क्या होता है यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये पी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स दैट इज सेम टू सेम एज देयर पेरेंट।
तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऐसा प्रोजनी प्रोड्यूस किया जाना जो बिल्कुल उसी की तरह हो, बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह जो सिमिलर हो, तो वो हमारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें जो प्रोजनी होती है, जैसे कि जो पेरेंट है और उनकी जो प्रोजनी होगी वो दोनों बिल्कुल सिमिलर होंगे, मतलब उसको देख के हम अंतर नहीं बता सकते कि कौन मतलब उसमें हम अंतर नहीं बता सकते, बिल्कुल वो सेम देखते हैं, 2x2 कॉपी, जीरोक्स की तरह हम कह सकते हैं। तो अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है बाइनरी फ्यूजन, क्लास 10 में हम ये पढ़े हुए हैं, तो इसमें जो है थोड़ा और डिटेल में दिया हुआ है। तो बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? तो बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि जो सिंगल पेरेंट डिवाइड इन 2 डॉटर सेल, एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। तो बाइनरी फ्यूजन क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंट है और वो सेल डिवीजन से जो है वो डिवाइड हो जा रहा है, टूट जा रहा है 2 डॉटर सेल में, तो उसे जो है हम बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तो यहाँ पे हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो है एक अमीबा है हमारा, सिंपल सा अमीबा। ये जो रेड कलर पार्ट जो है सेंटर में जो दिखता है, मेन पार्ट होता है वही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस, जिसमें उसके डीएनए वगैरह भी रहते हैं। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या मेरा अमीबा है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे श्रिंक डाउन हो रहा है एंजाइम्स की मदद से। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं, बायोकेमिकल सब्सटेंसेज होते हैं, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज ही करते हैं, इंक्रीज करने के लिए अधिकतर उससे हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम की मदद से यहाँ पे श्रिंक डाउन हो रहा है, फैल रहा है ये। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत पतला सा जो है कॉन्टैक्ट बना हुआ है, 2 पार्ट अलग अलग हो रहा है। फिर यहाँ पे ये दोनों अलग हो गए, तो यहाँ पे एक अमीबा जो है ब्रेक होकर 2 अमीबा में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा पेरेंट अमीबा है और ये हमारा जो है वो जो है डॉटर अमीबा है। तो ये जो यहाँ पे 2 पार्ट्स में टूट रहा है, इसे हम बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा जो काइंड हो गया हमारा, वो होता है बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है? बर्डिंग एक वो प्रक्रिया है जिसमें जो पेरेंट सेल होता है वो अपनी बॉडी के ऊपर एक बर्ड प्रोड्यूस करता है। बर्ड मतलब होता है कली, ठीक है। तो इट गेट डिटैच्ड एंड डेवलप इन न्यू इंडिविजुअल। मतलब इस क्या बोल रहा है कि कोई भी मान लीजिए पेरेंट सेल है, मान लीजिए ऐसा मान लेते हैं कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसमें बर्डिंग होता है, ऐसे ही हम मान ले रहे हैं, हाइपोथेसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी एक जो साइट होगा इसका, यहाँ पे सेल डिवीजन, लगातार सेल डिवीजन होते रहेगा, लगातार सेल डिवीजन होते रहेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इसके सेल डिवीजन होते रह रहा है, तो क्या होगा कि एक निश्चित समय के बाद सेल डिवीजन होते होते जो है यहाँ पे एक बर्ड ऐसे कुछ टाइप का बन जाएगा, बर्ड। और फिर उसमें और सेल डिवीजन होते होते जो है ये थोड़ा सा जो है अलग हो जाएगा, और ऐसे जो है ये अपना पेरेंट में अलग हो जाएगा, और ये जो बर्ड है वो डिटैच हो जाएगा इससे, और इसका अपना अलग अस्तित्व हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ हमारा, यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारा दिया हुआ है ईस्ट एंड हाइड्रा। तो इनमें जो है बर्डिंग होता है। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रा का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रा आई है, तो हाइड्रा में देखिए हाइड्रा ये है और इसी इसके ब्रांच से यहाँ पे जो है दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए इस साइड पर यहाँ पे इसके सेल डिवीज़न हो रहा है, और यहाँ पर सेल डिवीज़न होके जो है यहाँ पे एक ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से बाहर निकल रहा है। फिर उस बर्ड लाइक स्ट्रक्चर में ग्रोथ हो रहा है, और फिर उसमें फर्दर ग्रोथ हो रहा है, और फिर यहाँ से ये डिटैच हो जा रहा है, और यहाँ पे ये जो है ये डॉटर हाइड्रा बन जा रहा है। और ये फिर इसमें जो है इसका अपना अलग ये इंडिविजुअली ग्रोथ कर रहा है, और ये भी जो है इसका अलग से रिग्रोथ हो रहा है। तो ये इस तरह से जो है हमारा बर्डिंग होता है हाइड्रा में। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ये भी जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। तो स्पोर क्या होता है? स्पोर इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर विच इज़ द यूनिट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, जो कि यूनिट होता है, एक इकाई होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जब फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं तो ये जो स्पोर होता है वो न्यू इंडिविजुअल में ग्रोथ कर जाता है। अंडर फेवरेबल कंडीशन स्पोर डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा कि किसमें ये होता है, तो फंजाई, बैक्टीरिया और फर्न, फंजाई, बैक्टीरिया और फर्न इन सब में जो है स्पोर फॉर्मेशन होता है हमारा। फिर नेक्स्ट जो हमारा टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है हमारा फ्रेगमेंटेशन। ये भी हम क्लास 10 में पढ़े हुए हैं। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म बॉडी ब्रेक इनटू 2 और मोर एंड बिकम न्यू इंडिविजुअल। फ्रेगमेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी ब्रेक हो जाती है, 2 या 2 से अधिक जो है पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है, और उससे जो है न्यू इंडिविजुअल ग्रोथ करता है। जैसे कि एग्जांपल है हमारा हाइड्रा और स्पाइरोगाइरा। इसमें जो है फ्रेगमेंटेशन होता है, बॉडी ब्रेक करके जो है उसी से न्यू ऑर्गेनिज्म का जो है डेवलपमेंट होता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म बॉडी ब्रेक अप इनटू 1 और सेवरल पार्ट्स। जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो एक या एक से अधिक कई पार्ट्स में जो है टूटती है, और उसके बाद से हर एक पार्ट जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल के रूप में ग्रोथ कर लेता है। जैसे कि एग्जांपल में दिया हमारा प्लेनेरिया
फ्लैट वॉल, इसमें जो है फ्रेगमेंटेशन होता है। जैसे कि हर एक पार्ट से इंडिविजुअल का बनने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा जो है यहाँ पे, मान लीजिए इमेजिन कर लीजिए कि ये हमारा जो है प्लेनेरिया है, ये इसका जो है हेड रीजन है, ये इसका जो है ये मिडिल रीजन है उसका, और ये जो है इसका टेल रीजन है। और ये किसी भी कारणवश जो है फेवरेबल कंडीशंस में जो ये ब्रेक हो गया 3 पार्ट्स में, हेड अलग हो गया इसका, और इसका मिडिल पार्ट अलग हो गया, और टेल अलग हो गया, तो ये फेवरेबल कंडीशंस में क्या करेगा, इस हेड रीजन पर जो है इसका मिडिल रीजन और बॉटम रीजन आ जाएगा, और ये एक इंडिविजुअली एक प्लेनेरिया बन जाएगा। और ये जो हमारा मिडिल रीजन है, इस पर भी हेड रीजन भी आ जाएगा और टेल रीजन भी आ जाएगा, और ये अपना एक अलग इसका इंडिविजुअली ये ग्रोथ कर लेगा। और ये टेल रीजन पे भी मिडिल रीजन और हेड रीजन दोनों आ जाएगा, और ये एक अलग जो है एक इंडिविजुअल के रूप में बन जाएगा। तो इस तरह से उसके हर एक पार्ट से जो है एक नया प्लेनेरिया बन जा रहा है। तो यही जो होता है हमारा वो रीजनरेशन होता है, मतलब हर एक पार्ट जो है उससे रीग्रोथ हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल देखिए कि अगर मान लीजिए आप में अगर ह्यूमन बींग्स में रीजनरेशन होता तो क्या होता। मान लीजिए कि आप आपकी एक उंगली कट, तो आपकी एक उंगली से बिल्कुल आपके जैसा जो है एक ह्यूमन बींग बन जाता। मान लीजिए कि आप जो है आपका जो है उंगली कटा, मान लीजिए आपका जो है नाखून कटा, तो उससे एक नया ह्यूमन बींग बन गया। तो ये जो होता है, पर ऐसा होता नहीं है हमारे में एसेक्सुअल नहीं, हमारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये जो प्लेनेरिया है इसमें ऐसे रीजनरेशन होता है। फिर आगे आप देखते हैं, फिर एक और नेक्स्ट टाइप हमारा दिया हुआ है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल बाय ए वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। जो ऑर्गेनिज्म होता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म, उसका कोई एक वेजिटेटिव पार्ट, यानी उसका कोई एक पार्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए उसका लीव्स हो गया, अगर प्लांट है कोई तो मान लीजिए उसका लीव्स हो गया, या उसका रूट हो गया, या उसका फ्रूट हो गया, या उसका स्टेम हो गया। इन सब से जो है एक वो नया अपने ही तरह का प्लांट प्रोड्यूस कर देता है। इसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमारा ये दिया हुआ है पोटैटो है हमारा, तो इसमें जो है आई बर्ड्स होते हैं, जो आँख हम कहते हैं, आलू का जो आँख होता है उससे एक नया जो है पौधा निकलता है आलू का, और उसमें जो है फिर से उसमें आलू लगने लगते हैं। तो ये जो है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उस प्रक्रिया को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही बोलते हैं। फिर जैसे कि यहाँ पे अदरक भी दिया हुआ हमारा, इसमें भी कुछ जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही होता है, बिल्कुल इसी तरह नोट्स होते हैं इसमें, और उस नोट्स से जो है कटिंग करके फिर उसमें से जो है एडवांटेजियस रूट्स निकलते हैं, और फिर उससे जो है नया प्लांट बन जाता है। ब्रायोफाइलम इंपॉर्टेंट है हमारा। ब्रायोफाइलम ऐसा प्लांट है जिसमें जो है उसकी लीफ से जो है उसके लीफ से जो है नया प्लांट निकलता है, और वो जो है अपना एक अलग इंडिविजुअल जो है वो ग्रोथ करता है। तो ये होता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन एंजियोस्पर्म, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन एंजियोस्पर्म। अब क्लास 9 में हम पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे, तो उसमें आपने पढ़ा होगा एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म क्या होता है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है। एंजियोस्पर्म मतलब वो होता है कि ऐसा प्लांट जिसमें कि जो उसके सीड्स जो होते हैं वो ढके हुए होते हैं एंजियोस्पर्म्स में, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में जो है सीड्स जो है बाहर जो है वो नेक्ड आई से हम बाहर ऐसे ही देख सकते हैं ओपनली। और यहाँ पे ऑप्शन ए में जो है हमारा जो हमारा दिया हुआ था पोटैटो में आई बर्ड से यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा था। बी जो है हमारा वो राइजोम ऑफ जिंजर जो है उसमें उसके राइजोम पार्ट्स जो है उनसे जो है नया जो उसके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होकर उसमें भी ग्रोथ हो रहा है। और सी जो है हमारा, ये सी जो है ये एगेव है, ये भी एक टाइप का प्लांट है, इसमें भी जो है इसमें भी जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है। और फिर डी ऑप्शन दिया हुआ हमारा ब्रायोफाइलम, जिसमें कि लीव से जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। और ई ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है एग्जाम्पल, वो जो है ऑफसेट ऑफ वाटर हयासेंथ, इसमें भी जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। फिर जो नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है हमारा टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है, जनरेशन ऑफ द प्लांट फ्रॉम स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के एक छोटे से पार्ट से किसी एक नए दूसरे प्लांट को ग्रोथ करना, उसे हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं। जनरेशन ऑफ द प्लांट फ्रॉम स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब कोई एक प्लांट है उसके हम एक छोटे से हिस्से को लिए, उसके एक छोटे पार्ट को लिए, उसको हमने ग्रो कराया और उससे जो है एक नया इंडिविजुअल प्लांट प्रोड्यूस कर लिया। तो ये हमारा जो होता है ये हमारा टिश्यू कल्चर होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये लेबोरेटरी में जो है कैसे जो है यहाँ पे प्लांट का ग्रोथ करवाया जा रहा है प्लास्टिक बॉटल्स में। फिर अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यही टाइप्स होते हैं। क्या हमने देख लिया, बर्डिंग देख लिया, रीजनरेशन देख लिया, फ्रेगमेंटेशन देख लिया, टिश्यू कल्चर देख लिया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देख लिया, स्पोर फॉर्मेशन देख लिया। ठीक है, तो अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें क्या होता है कि प्रोजनी फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कि जो मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज़ करके एक नई प्रोजनी प्रोड्यूस करते हैं, इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक नोट करने वाली बात दी हुई है कि ऑर्गेनिज्म सच एज म्यूल्स, स्ट्राइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स कैनॉट रिप्रोड्यूस। कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि म्यूल्स हो गया, जिसे हम आम भाषा में खच्चड़ बोलते हैं, और स्ट्राइल वर्कर बीज, क्लास 9 में हमने ये भी पढ़ा था कि जो बीज के बारे में हमने पढ़ा था कि जो 3 उसमें पार्ट होता था, वर्कर बीज होती थी और एक जो है एक वर्कर बीज होती थी, एक रानी कुछ होती थी, और एक जो है और एक मेल बीज होते थे जो उसके साथ जो है रिप्रोडक्शन करते थे, और ये जो वर्कर बीज होती थी वो स्टेराइल होती थी। मतलब ये लिविंग है फिर भी ये स्टेराइल है यानी बाज है, इसमें जो है रिप्रोडक्शन जो है नहीं हो रहा है। तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है वो नॉन लिविंग है? ऐसा नहीं है, क्योंकि इनमें जो है रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है फिर भी ये लिविंग है, इसलिए हम जो है इसको भी जो है रिप्रोडक्शन को भी जो है हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन दिए हुए हैं ना कि अगर ऐसा होता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते तब हम बोलते हैं कि वो एक डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनमें ये नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते। या इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी हो गए यहाँ पे, जो इनफर्टाइल होते हैं किसी भी कारणवश किसी भी प्रॉब्लम से जो है अगर वो जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तो फिर क्या उन्हें हम नॉन लिविंग बोल देंगे? नहीं, वो लिविंग ही रहेंगे। तो इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन भी जो है हमारा वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट को लिविंग और नॉन लिविंग बताने का। फिर यहाँ पे समरी हम देख लेते हैं कि समरी क्या यहाँ पे दिया हुआ है रिप्रोडक्शन वाले सेंस में कि वी हैव सीन दैट सम ऑर्गेनिज्म इज एबल टू रिप्रोड्यूस एंड सम आर नॉट बट दे आर ऑल्सो लिविंग। हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एबल है रिप्रोड्यूस करने में, जबकि कुछ जो है वो एबल नहीं है किसी भी कारणवश, लेकिन फिर भी वो लिविंग बिंग तो है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसे भी जो है हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फिर यहाँ पे एनसीईआरटी पॉइंट हम देख लेते हैं। फर्स्ट दिया हुआ हमारा बैक्टीरिया, यूनिसेलर एल्गी और अमीबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनियम्स विथ ग्रोथ दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। जो बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलर एल्गी हो गया, अमीबा रिप्रोडक्शन, ये सारी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। तो इन सब में जो ग्रोथ जो है रिप्रोडक्शन जो है वो सिनोनियम है ग्रोथ का। मतलब वही बात जो अभी हम पहले हमने किया कि जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों जो है वो सिमिलर ही होते हैं इस यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसमें हम अंतर नहीं कर सकते, दोनों में जो है नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीजमेंट होता है बस। फिर दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग बाई रेप्लिकेटिंग बाई इटसेल्फ। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी होते हैं, वो भी रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल होते हैं अपने ही तरह के ऑर्गेनिज्म को खुद को रेप्लिकेट करके। तो यहाँ पे ये फाइनल हो गया कि ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने का, रिप्रोडक्शन भी हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग या नॉन लिविंग बताने का। फिर नेक्स्ट जो दिया हुआ हमारा क्या है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या, इसे हम डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं क्या कि ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग है ये बताने के लिए? तो चलिए देखते हैं। मेटाबॉलिज्म पहली बात होती क्या है? द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में उन सभी को जो है मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म होता है एक, और एक होता है कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म क्या होता है कि ऐसे सारे रिएक्शन जिसमें कि कुछ ज्वाइंट होता है, किसी भी चीज़ में ज्वाइंट होकर कोई कंबाइन होकर कोई एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसे हम एनाबॉलिज्म रिएक्शन बोलते हैं। जबकि कैटाबॉलिज्म रिएक्शन क्या होता है कि इसमें एक कंपाउंड जो होता है वो उसमें जो है डिसोसिएशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, ब्रेक डाउन होता है और वो एक से अधिक जो है पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, तो इसे हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि कैटाबॉलिज्म में कट आ रहा है, कैट आ रहा है ना, कैट यानी कट यानी टूटना, यानी कैटाबॉलिज्म में कोई एक कंपाउंड जो है वो टूटता है जबकि एनाबॉलिज्म में ज्वाइंट होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि इन सिंगल सेल देयर विल 1000 केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस एट ए टाइम। एक सिंगल सेल में क्या होता है कि एक समय पर 1000 केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक समय पर केवल एक सिंगल सेल में। ये एक फैक्ट दिया हुआ है, ठीक है, इससे एमसीक्यू आ सकता है तो इसे आप लर्न कर लीजिएगा, याद रखिएगा कि सिंगल सेल में एक समय पर 1000 केमिकल रिएक्शन होते हैं। इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस, और मेटाबॉलिज्म जो है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। अगर किसी में मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो डेड है, वो जीवित नहीं है। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कैन बी डन इन विट्रो। मेटाबॉलिक रिएक्शन को विट्रो में भी, लैब में भी जो है हम कर सकते हैं, बीकर में, टेस्ट ट्यूब में। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कैन बी डन इन विट्रो इन टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन।
देखिए मेटाबॉलिज्म जिसमें भी मेटाबॉलिज्म होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे, लेकिन क्या है कि हम मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को जो है, मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को हम लैब में जो है टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं वैसा कंडीशन देके, लेकिन हम इससे वो नहीं कह सकते कि जिसमें अगर रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हम करा रहे हैं, तो हम इसको लिविंग या नॉन लिविंग नहीं बोल सकते, लेकिन हम इसको लिविंग रिएक्शन जरूर बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि किसी भी नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, लेकिन और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं। रिएक्शन डन इन लैब इज नॉट ए डिफाइंड फीचर, जबकि जो वो रिएक्शन जो लैब में टेस्ट ट्यूब में होता है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, वो एक लिविंग रिएक्शन होता है ना। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फिर हम देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो किसी भी लाइफ फॉर्म को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है उसका डिफाइनिंग फीचर हम कह सकते हैं, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्स टू देयर इन्वायरमेंटल स्टिमुली विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। बहुत ही हम ऑब्वियसली हम देख सकते हैं या हम कह सकते हैं, हम जानते हैं ये कि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैपेबिलिटी है कि वो जो है अपने चारों तरफ जो भी उनके चारों तरफ सराउंडिंग्स में, उनके इन्वायरमेंट में जो भी हो रहा है उसके प्रति जो उनका वो रिस्पॉन्ड देते हैं, इसी को जो हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। कि मतलब वो क्या हम कह सकते हैं कि वो कॉन्शियसनेस है, उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है अपने इन्वायरमेंट के प्रति। कोई भी स्टिमुली है तो उसे जो है उसके प्रति जो है उनका रिस्पॉन्स होता है, फिजिकली, केमिकली या बायोलॉजिकली, किसी भी तरह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं अपने चारों तरफ। तो ये जो है डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब वो अपने अगल बगल जो है जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको उसके प्रति जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि मान लीजिए हम ह्यूमंस हैं, अभी विंटर आने वाली होती है तो अभी पहले ही जो है हम अपना पूरा जो ब्लैंकेट, स्वेटर वगैरह निकाल लेते हैं, मतलब कि हमारे सराउंडिंग में जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं उसके प्रति हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिव हैं। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। लेकिन जो सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात है वो सिर्फ ह्यूमंस में होती है। कॉन्शियसनेस जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी, एनिमल्स में भी होगी, वो भी तो लिविंग है, प्लांट्स में भी होगी, उसमें भी कॉन्शियसनेस होगा, लेकिन जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है वो जो है सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होती है। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है अब, और अगर किसी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है यानी सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, इसका कॉन्शियसनेस नहीं है, इसका मतलब है कि वो डेड हो चुका है, वो नॉन लिविंग हो चुका है। जैसे कि मान लीजिए कोमा का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो कोई अगर ह्यूमन बींग है उसको जो है वो जो है अगर कोमा में चला जाता है तो उसकी जो है उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, पर उसमें कॉन्शियसनेस होती है, वो सिर्फ उसके बॉडी पार्ट उसके रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, पर उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस तो होते रहते हैं ना, तो केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता रहता है, तब तक वो लिविंग रहता है, वो जीवित रहता है। और जब उसमें जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्टॉप हो जाता है, जब उसके अंदर के मेटाबॉलिक जो है केमिकल रिएक्शन जो है वो भी नहीं होते हैं, तब वो डेड हो जाता है, मतलब कोमा में रहता है। फिर भी हम दवा जब उसको देते हैं तो वो दवा के प्रति रिस्पॉन्ड करता है ना, उसके बॉडी पार्ट्स इंटरनली जो उसके प्रति जो रिस्पॉन्स देते हैं, तो मतलब वो लिविंग होता है। लेकिन जब वही जो है रिस्पॉन्स भी खत्म हो जाता है तो वो कोमा से डेड चला जाता है। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। फोटो पीरियड अफेक्ट भी रिप्रोडक्शन में देखा जाता है सीजनल ब्रीडर्स में। जैसे कि अगर हम डॉग्स में देखें तो वो जो है हर सीजन में ब्रीड नहीं कर सकते, वो केवल जो है मैक्सिमम जो है विंटर सीजन में ही ब्रीड करते हैं, आपने देखा होगा। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ह्यूमन बींग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ह्यूमन बींग केवल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि स्वयं के प्रति जो है सतर्क रहता है, अवेयर रहता है, मतलब कि उसी को जो क्या बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस उसमें होता है सिर्फ ह्यूमन बींग्स में, क्योंकि उनके पास जो है माइंड होता है, सोचने समझने की शक्ति होती है। कॉन्शियसनेस हम देखते हैं क्या होता है, कॉन्शियसनेस भी जो है ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल्स। देखिए क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो तो पता ही होगा आप लोगों को। सबसे पहले क्या होता है हमारे, पहले हम लोग क्या जानते थे, हम लोग जानते थे ये कि सबसे यूनिट क्या है हमारा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी बॉडी का क्या है, सेल है। उसके बाद से क्या हमारा सेल से जो है हमारा टिश्यू है, फिर टिश्यू से हमारा क्या है ऑर्गन है, फिर ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम है, और फिर इससे जो है हमारा ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अब हमें क्या करना है, सेल से भी एक छोटा हमारे पास आ चुका है सेल ऑर्गेनल्स। सेल के भी तो पार्ट होते हैं, सेल हमारी सबसे यूनिट स्ट्रक्चरल, सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ।
लेकिन सेल भी जो है वो सेल ऑर्गेनेल से बना होता है। तो सबसे पहले हमारा सेल ऑर्गेनल्स आएगा, फिर उसके बाद से हमारा सेल आएगा, उसके बाद से हमारा जो है ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू होगा, फिर टिश्यू से जो हमारा ऑर्गन होगा, ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम होगा, और फिर इससे जो हमारा ऑर्गेनिज्म होगा। तो फिर यहाँ पे लाइन क्या बोल रहा है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स। मतलब इस टिश्यू में जो प्रॉपर्टीज हैं वो जरूरी नहीं है कि वो इस सेल में होंगी। मतलब जो प्रॉपर्टी ये टिश्यू शो करेगा वही प्रॉपर्टी ये सेल शो नहीं करेगा, लेकिन जो उस सेल में जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स में जो इंटरेक्शन हो रहा है, उसी का रिजल्ट जो है वो हमारे टिश्यू में उसी के रिजल्ट से जो है प्रॉपर्टीज उस टिश्यू में आएंगी, लेकिन वो बिल्कुल सेम नहीं होगा। Similar properties of cellular organisms are not present in molecular constituent of the organelle but arises as a result of interaction among the molecule component comprising the organelle। जो सेलुलर ऑर्गेनल्स की जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स में भी प्रेजेंट नहीं होती हैं, लेकिन वो सेलुलर इंटरेक्शन के रिजल्ट से ही जो है मॉलिक्यूलर कंपोनेंट में वो जो है देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग इवॉल्विंग एंड रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। जो लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं उनमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग इवॉल्विंग और रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम होता है, जो कि कैपेबल होता है अपने एक्सटर्नल, अपने सराउंडिंग, अपने इन्वायरमेंट में जो भी स्टिमुलस हैं उनके प्रति रिस्पॉन्ड करने का, क्योंकि वो जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं, कॉन्शियसनेस होती है उसमें। तो अब जो हमारा ये आधे घंटे का जो है ये वीडियो हो चुका है, तो इसमें जो हम इसको चैप्टर को यहीं तक रखते हैं। फिर क्या हमने पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं, एक बार समरी की तरह देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ग्रोथ को देखा था, तो ग्रोथ को हम नहीं कह सकते हैं डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि वो नॉन लिविंग में भी हो रहा है, लिविंग में भी हो रहा है। अगेन ग्रोथ में हमने इंट्रिंसिक ग्रोथ पढ़ा था और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो जो इंटरनली जो ग्रोथ होता है इनसाइड द बॉडी उसे हम इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं, और जो आउटसाइड द बॉडी होता है यानी एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स, वो हमारा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। फिर सेकंड जो था हमारा वो क्या था, रिप्रोडक्शन। तो वो भी हम देख रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता रहा था, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो थे जो स्टेराइल थे या वर्कर भी जिनमें जो कैपेबल नहीं होते हैं रिप्रोड्यूस करने के, तो वो तो रिप्रोडक्शन नहीं करना, फिर भी वो लिविंग है ना। तो इसलिए हम इसको भी जो है रिप्रोडक्शन को भी जो है हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फिर उसके बाद से हम क्या पढ़े, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है। उसके बाद से हमने पढ़ा कॉन्शियसनेस, तो ये भी जो है सारी, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था 4th नंबर पे। तो ये तीन जो लास्ट के तीन जो है मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अगर ये तीनों किसी में प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये लिविंग है। लेकिन किसी में ग्रोथ हो रहा है तो सिर्फ ग्रोथ देख के हम ये नहीं बोल सकते कि वो लिविंग है, क्योंकि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है ना। तो फिर इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर आगे के अपने जो है पार्ट 2 जो है, इस वीडियो के पार्ट 2 में जो है हम आगे का चैप्टर जो है देखेंगे, उसमें जो हम नोमेनक्लेचर और बायोडाइवर्सिटी से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप ये जो है यहाँ तक जो हमने पढ़ा भी आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टिल बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बीट्स अबाउट। थैंक यू।